नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये हमारा क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हमारा 10वीं क्लास रहने वाला है, जो कि हमने 1000 प्लस MCQ सीरीज स्टार्ट किया था। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हो पा रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये सारी क्लासेस पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, ज़्यादा टाइम ना गवाएंगे और फटाफट से एक बार क्लास को स्टार्ट करेंगे। भाई आज हमारा क्या है, 10वां क्लास है और अभी तक हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस कंडक्ट करी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए है। भाई फिजिक्स के 2 फार्मूले बुक हैं, मतलब 2 फार्मूले क्लास हैं, बस इसको देखना है और इससे ज़्यादा आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे फिजिक्स के फार्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे रेलवे के नई कोई वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड हो, एनसीईआरटी चैंपियन सीरीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 34 क्लासेस हम दे चुके हैं ऑलरेडी और बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं। साइंस में 1000 प्लस MCQ का सीरीज चल रहा है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज के सामने आपके सामने आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। यानी कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। तुम तो लड्डू एक काम करो, यहाँ से फटाफट से एक चीज़ नोट करो। क्या नोट करना है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या कहोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कहोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहोगे। अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल के साथ लगेंगे तब क्या होगा। यानी कि मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे लग रहा है फोर्स, ठीक है, और यहाँ से ये डिस्प्लेस हो रहा है x मीटर, तब इनके बीच में वर्क डन कितना हो जाएगा। क्या कहोगे लड्डू, वर्क डन क्या हो जाएगा। वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे बात सारी इसी पे आ जाती है। सर कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पे। अब मुझे बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू 0 करनी है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, तो कॉस सर 90 डिग्री है ना। थीटा की वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लड्डू, ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है, इसमें हम बेसिकली फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे। आज हम पूरा 20 के 20 सवाल क्या हैं, फिजिक्स के करने वाले हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से चैनल को लाइक कर देना, क्लास को लाइक कर देना। और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। बताया थे लड्डू कि अगर हम अर्थ के सरफेस को छोड़ना चाहते हैं, इसके सरफेस को, इसके एटमॉस्फेयर को छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और उसको क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी। अगर इसकी वैल्यू पूछा जाए तो क्या कहोगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी रिक्वायरमेंट हमें होगी अगर हम अपने अर्थ के ग्रेविटी को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होंगे, डिफरेंट प्लैनेट्स पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है लड्डू। फटाफट से एक बार जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड इन द रडार सिस्टम। तुम तो लड्डू ये नोट करो कि ये जो वेव होते हैं वो कैसे होते हैं। वेव बताया था लड्डू, याद करना, वेव हमने बताया था। वेव जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं मैकेनिकल और एक को क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल, ठीक है लड्डू। अब देखो मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ, जिसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और नॉन मैकेनिकल जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका साउंड वेव हो जाएगा, साउंड वेव बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे लाइट वेव अगर हम बात करें तो लाइट वेव बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर जाएगा। इसी तरह होते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बिना मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल होते हैं, मतलब उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि साउंड हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं अर्थक्वेक हो जाएगा। जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो भी हमारा एक वेव की तरह होते हैं, और वो जो वेव होता है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि हम रडार सिस्टम में कौन सा वेव का इस्तेमाल करते हैं। रडार में हम कौन सा वेव का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव का। किसका इस्तेमाल करेंगे, रेडियो वेव। और अगर पूछा जाए कि रेडियो वेव किस तरीके का वेव है, तो क्या कहोगे, नॉन मैकेनिकल वेव है।
कौन सा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा स्पेस में भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा, स्पेस में भी ये क्या करेगा? वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। If an object is placed at a focus of concave mirror, the image formed is। बताओगे बच्चे क्या कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कई सारे बच्चे तो जो होते हैं ना वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या अंतर है। देखो कॉनकेव का मतलब क्या होता है? गुफा, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। ये हमारा बनाया हुआ क्या है? कॉनकेव है। ठीक है। कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम इसको अंदर से पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो जाएगा? बताओ लड्डू, बाहर हो जाएगा। तो इस केस को क्या कहोगे? कॉन्वेक्स कहोगे। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है। तो उसका इमेज जो है वो कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? फोकस पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? फोकस पे रखा गया है। टोटल 6 पोजीशन होते हैं लड्डू। अगर इसमें किसी को दिक्कत है ना तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में ना बहुत ही बेहतरीन सी क्लास ले रखी है, एक एक रे डायग्राम बना के दिखा रखा है कि किस तरीके से रे डायग्राम आपके बनेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम किसी वस्तु को फोकस पे रखेंगे, ये हमारा फोकस है, फोकस नीचे बना देता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारा फोकस है। अगर हम किसी वस्तु को इस पे रखेंगे तो इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है बच्चे? बताओ। वो बनती है इन्फिनिटी पे। कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। कहीं पे दूर जाके एक दूसरे को कट करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, है ना। फोकल लेंथ जो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के वो पॉजिटिव होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण क्या है? तुम तो ये नोट करो कि हमारे पास लेंस क्या होते हैं? दो तरीके का होता है। लेंस कितने तरीके का होता है? दो। एक को बोलते हैं कॉनकेव लेंस और एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को क्या कहोगे? कॉनकेव लेंस हमारा बीच से क्या होता है? पतला होता है और बाहर में मोटा होता है। तो ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इसे इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। तुम तो लड्डू कमेंट करके बताओ कि डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल हम कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है कुछ इस तरीके का होता है और ये लाइट को किसी एक पॉइंट पे क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो इसे इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है। तुम ये कमेंट करके बताओ कि कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं और डाइवर्जिंग लेंस को हम कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ। फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो क्योंकि ये हमारा क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट को कन्वर्ज करता है और इसीलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? लेंस के पीछे हो जाती है। जैसे ये अगर हमारा लेंस है तो इस लेंस का ये जो फोकल लेंथ होगा वो कहाँ होगा? इस वाले पॉइंट पे होगा। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल मतलब अपर्चर के क्या है? राइट साइड में है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं? प्लस होते हैं और ये वाले क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है इसीलिए क्या होगा? प्लस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट। क्या कहोगे? इट कन्वर्ज द लाइट। इसीलिए क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो जाओगे या तो डायरेक्टली सर्च कर लोगे स्टडी लाइफ एसएससी रेलवे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पास इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोज। कहने का मतलब है कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 1 सेकेंड में गुजरने वाली बिजली की मात्रा क्या होगी, यानी कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें ये पता लगाना है। ध्यान दो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पासेस इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद 1 एम्पियर करंट दे रखा है। आई की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 एम्पियर। तुम बताओ मुझे लड्डू कि अब तक हम कितनी बार लिखवा चुके हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो करेगा, टी सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में टी हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखो तो क्या लिखोगे? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आई इंटू टी। आई बताओ 1 एम्पियर है और समय कितना है? 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या कहोगे? 1 कूलम, क्योंकि
जो यूनिट होता है किसका, चार्ज का, वो क्या होता है, कूलम होता है। तो आंसर बेसिकली क्या होगा, 1 कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आपके एएलपी के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, इफ अ कंडक्टर वेव मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस। अगर हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन प्रेरित होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, ये है एक मैग्नेट जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये अपने आसपास क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा। और इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं बच्चा, इसी फील्ड को हम कहते हैं लड्डू, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ध्यान दो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम पकड़ के क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, आगे पीछे मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। क्या होगा, ईएमएफ मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक बात है बच्चे, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलोगे। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ है एक्चुअल में ये है क्या सर, ये हमारा वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है। ठीक बात है, ये क्या है, एक्चुअल में वोल्टेज है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कई सारे बच्चों को लग सकता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल गलत है। कई सारे को लग सकता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलरेडी समझा चुके बच्चे। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। किसका होता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये फराडे है, और फराडे किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या होता है बच्चे, फराडे होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम तो ये नोट कर लो कि 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, ध्यान देना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। मैं इस तरफ 7 लिख देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखो, टेस्ला किसका था, मैग्नेटिक फील्ड का था, मैग्नेटिक फील्ड। चलो तुम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम लिखो। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे टाइम हो जाएगा, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, दूसरा मास हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तीसरा लेंथ हो जाएगा, बताओ लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट हो जाएगा, लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, करेंट। बताओ करेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। तुम ये सारे नोट कर लेना लड्डू, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। कई सारे बच्चों को लगता है टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, जो कि गलत है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। 6 नंबर पे हो जाएगा ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। क्या कहोगे, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी की क्या होती है, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। ठीक है, और 7th नंबर पे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, जिसकी यूनिट होती है मोल। तो तुम ये सारे नोट कर लेना लड्डू, ठीक है ना। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद द कांस्टेंट स्पीड हैज़, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर पाथ पे लगातार घूम रहा है, तो इसके घूमने से इसमें क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है। ध्यान देना बच्चा, इसके अंदर एक चीज़ हमेशा चेंज होता है, और वो क्या है, डायरेक्शन। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे जब आएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा डायरेक्शन ये हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसके अंदर एक चीज़ चेंज होगी, दैट इज़ वेलोसिटी। क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। क्यों सर, वेलोसिटी डिपेंड करता है हमारे डायरेक्शन पे।
कि मतलब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि इसमें क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कि इट हैज़ वेरिएबल वेलोसिटी। क्या होगा इसके पास, वेरिएबल वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी लगातार इसका चेंज होता रहेगा। जैसे पंखे हो जाएंगे, फैन इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। क्या हो जाएगा, फैन, पंखे जो होते हैं उसमें हमेशा वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। What happened to the resistance of wire if its length is double? यानी कि किसी तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम दो लड्डू ये नोट करो कि किसी भी वायर में अगर इसकी कंडक्टिविटी रो है, इसकी लंबाई एल है और इसकी एरिया ए है, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल। अब ध्यान दो, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। यहाँ पे किसको चेंज कर रहा है बताओ, यहाँ पे किसको चेंज कर रहा है, लेंथ को डबल कर रहा है। मतलब अगर लेंथ डबल हो जाएगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा है सर, आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का। अगर लेंथ डबल हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर इसको लॉन्ग कट से करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो। मान लेते हैं कि आर क्या होगा, रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। तो अब आर डैश क्या हो जाएगा बताओ, रो एल की जगह पे क्या, 2l अपॉन में ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, रो एल अपॉन में ए यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कि पुराना वाला था, पुराने वाले से कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, डबल हो गया। सेम एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो डायरेक्टली सर्च करके ज्वाइन कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, यानी कि आपने सोलेनॉइड देखे होंगे, तो सोलेनॉइड के अंदर कह रहा है, ठीक है ना, सोलेनॉइड के अंदर कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो किस तरीके का होता है। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी प्रोड्यूस जो होता है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब हमेशा एक समान रहता है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है ना, सोलेनॉइड के अंदर हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, हर जगह पे बराबर रहेगा, सेम रहेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरे आपके रेलवे के प्रिपरेशन के दौरान। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द व्हीकल एज अ रियर व्यू। तुम तो याद करो लड्डू, यहाँ पे 2 मिरर्स मैंने बताए थे, ठीक है ना, 2 मिरर्स हमने बताए थे। एक मिरर होते हैं जो हेडलाइट्स में लगे होते हैं, और एक मिरर होते हैं जो साइड में लगे होते हैं। इसको बोलते हैं रियर व्यू। क्या बोलते हैं, रियर व्यू, यानी कि पीछे को देखने वाले क्या होंगे, शीशे होंगे। और ये जो आपके 2 आगे लगे हुए हैं इनको बोलते हैं हेडलाइट। क्या बोलेंगे, हेडलाइट। तो लड्डू अगर तुमसे हेडलाइट में पूछा जाए तो क्या कहोगे, सर यहाँ पे ना हम कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। कौन सी मिरर, कॉनकेव मिरर। लेकिन वहीं पे अगर रियर व्यू यानी कि पीछे को देखने को बोला जाए तो क्या कहोगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहोगे लड्डू, कॉन्वेक्स मिरर कहोगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तुम तो एक चीज़ और नोट कर लेना, अगर हम लेंस की पावर की बात करते हैं, लेंस की अगर हम पावर की बात करते हैं तो यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। और ये जो है एक प्लस होता है, एक में माइनस होता है। किस में प्लस होता है, याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस। किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो प्लस होता है, और कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है क्या होता है, माइनस होता है। कॉनकेव लेंस का पावर जो है वो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कौन से फेनोमेना को दर्शाता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, कौन सा, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। क्या कहोगे, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। जब भी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की बात होगी तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या कहोगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। ही इज द साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, E इज इक्वल टू mc²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइट का ड्यूल नेचर इससे नहीं आया था, लाइट का ड्यूल नेचर आया था hc अपॉन में लैम्डा से, hc अपॉन में लैम्डा से। ये होता है हमारा एनर्जी। तो इससे हमें पता लगा था कि लाइट के पास ड्यूल नेचर है, और देने वाला इंसान कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। सो ही इज वेरी फेमस, और इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। याद रखना बच्चा, क्या बोलेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है,
क्या बोलोगे? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलोगे। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर। एक आइडियल अमीटर क्या होता है? अमीटर पहली बात तो याद करना बच्चा, अमीटर क्या करता है? करंट को मापता है। क्या करता है? करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करता है। अगर कहा जाए कि इसको हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, तो कहोगे इसको हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। मतलब हम हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अमीटर एक आइडियल कौन से होगा? जिसके अंदर क्या होगा? जीरो रेजिस्टेंस होगा। मतलब वो करंट को रोकेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा। उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे अमीटर। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जिस अमीटर के अंदर जीरो टॉलरेंस होंगी, जीरो चार्ज रेजिस्टेंस होगा, उसको क्या कहोगे? आइडियल अमीटर कहोगे। डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी चार्ज को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम कैपेसिटर। थोड़े टाइम के लिए ये क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है। क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी को स्टोर करती है। आपने कहाँ देखा होगा कैपेसिटर को? आपने देखा होगा पंखे के अंदर, फैन के अंदर। जब आपका फैन खराब हो जाता है, पंखे खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हो? मार्केट से वाइट जैसा होता है, ये कैपेसिटर होता है, और इसको लाके आप बाहर से लगा देते हो। इससे आपके पंखे क्या होंगे? तेजी से चलना शुरू कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? हम कैपेसिटर बोलते हैं। रजिस्टर आपको पता ही है, इंडक्टर इंड्यूस होते हैं, और ट्रांसफार्मर आपको पता है कि ये क्या करते हैं? वोल्टेज को चेंज करता है। वोल्टेज को या तो अप करेगा या फिर उसको डाउन करेगा। या तो अप करेगा या फिर क्या करेगा? डाउन करेगा। ये दोनों काम कौन करेगा? ट्रांसफार्मर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। इनमें से किसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गामा रेज। देखो ये सारे के सारे जो रेज हैं इनको बोलते हैं EMW। क्या बोलते हैं? EMW मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और इन सभी में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज की होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। ये तो बच्चा कई बार हम पढ़ा चुके हैं। ये हमारा एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कि कितना उसका एटॉमिक नंबर है। क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर बताएगा। जबकि ये जो है क्या बताएगा? एटॉमिक मास बताएगा। क्या बताएगा? एटॉमिक मास बताएगा। फिलहाल यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अगर सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो हमारे जो एटम्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हमें दोनों मिलकर क्या बताएंगे? एटॉमिक नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे? एटॉमिक नंबर बताएंगे। क्लियर है बात बच्चे? क्या बताएंगे? एटॉमिक नंबर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो के लास्ट में क्लास जब खत्म होगी तो कमेंट करके बता देना कितना क्वेश्चन सही हुआ है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 ग्राम ऑफ समथिंग को, 1 ग्राम हमारा कोई भी है, और इसको अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके फेज में क्या होगा? तो इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट देना पड़ेगा, हीट जो हमें देना पड़ेगा, उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे लैटेंट हीट। क्या कहोगे? लैटेंट हीट कहोगे, ठीक है ना? लैटेंट हीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दो तरीके के हीट होते हैं, लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट, ये बात याद रखना। जूल क्या होता है? जूल इज द यूनिट ऑफ हीट, एनर्जी एंड वर्क डन। ये तीनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा जूल। द फेनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी अकर्स व्हेन। यानी कि सुपर कंडक्टिविटी की फेनोमेना जो है वो हमें कब देखने को मिलेगा? सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? अति चालकता। मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो गया है? जीरो। जिसके अंदर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसको हम कहेंगे सुपर कंडक्टर। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो तो उसको कहेंगे सुपर कंडक्टर। क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर कहेंगे। तो फिलहाल अगर देखें तो कंडक्टर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं, कंडक्टर हैज़ अ जीरो रेजिस्टेंस।
वैसे कंडक्टर जिनके पास जीरो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर। क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे। ठीक है। टू ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट टेम्परेचर आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, हीट फ्लोज। अगर दो अलग अलग है ना, अलग अलग तापमान वाली दो वस्तुएं थर्मल संपर्क में है तो गर्मी प्रवाहित होंगी। एक बात हमेशा नोट करना बच्चा, ये तुमने प्रैक्टिकल जीवन में भी देखे होंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे है। मान लेते हैं कि ये हमारा 20 डिग्री टेम्परेचर पे है और ये 10 डिग्री टेम्परेचर पे है। तो क्या होगा, जब इनको कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, 20 डिग्री से टेम्परेचर 10 डिग्री तक फ्लो करेगा। मतलब ये हुआ कि सर टेम्परेचर जो होता है, हीट जो होता है वो हमेशा फ्लो करता है। हीट फ्लो करता है कहाँ से कहाँ, बताओ कहाँ से कहाँ। तो कहोगे हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्या कहोगे, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करने वाला कौन है, तो फ्लो करने वाला कौन है, हीट है। हीट को हमेशा याद रखना, हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने कुल टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि पूरा हमारा फिजिक्स से था। उम्मीद है आप सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आई होंगी। आप सभी बच्चे इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए फ़िलहाल आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। और अगर आपने अभी तक इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया है तो भैया जाओ फटाफट से प्लेलिस्ट में चेक करो, सारी चीज़ें आपके लिए करवा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही बेहतरीन सी कंटेंट आपको मिलने वाली है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता अभी CBT 2 में और फाइनल रिजल्ट तक रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए एंड कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।